हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे बच्चों, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी वंशागति का आणविक आधार। इस चैप्टर में आपको मैं समता बहुत सारी हेल्प कर चुकी हूँ। आपको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया जा चुका है, आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बताया जा चुका है, आपको हर एक चीज अच्छे से समझाई जा रही है। आज की क्लास में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ बिना देरी करते हुए और स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। बच्चों, पिछले सेशन में हमने डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करी थी कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, एंटायर प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग एस फेज ऑफ सेल साइकिल इन यूकैरियोट्स। जब हमने कोशिका विभाजन और कोशिका चक्र के बारे में बात करी थी क्लास 11th वाले चैप्टर में, तब हमने ये जान लिया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए की जो मात्रा में वृद्धि होती है, वो कोशिका चक्र के एस फेज के दौरान ही होती है। रिसर्च इस पर भी अभी भी लगातार रिसर्च चल रही है। रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन फॉर मोर डिटेल्स ऑन द रेप्लिकेशन प्रोसेस। आप सभी ने रेप्लिकेशन वाली प्रोसेस में समझा कि किस तरह से रेप्लिकेशन होती है। आपने यहाँ पे देखा कि हेलिकेज एंजाइम के कारण क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और इस तरह से इसको आप ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। और डीएनए पॉलीमरेज जो है कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस करके डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। अब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस में कौन कौन से एंजाइम्स हेल्प करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज और लिगेज। अब ये आप डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस आप पिछले सेशन में ही समझ चुके हैं। तो आज के सेशन में हम बच्चों ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होते हैं। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी किया जाता है डीएनए से आरएनए में। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए में कॉपी करा जाता है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription। वह प्रक्रिया जब अनुवांशिक सूचनाओं को एक स्ट्रैंड से दूसरे स्ट्रैंड में, यानी कि डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में कॉपी किया जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फिर से एक बार बोलेंगे। डीएनए से आनुवंशिक सूचना को जब आरएनए में कॉपी किया जाता है तब उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। अब यहाँ भी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को कॉम्प्लीमेंट्रीली प्रिंसिपल नियंत्रित करता है, परंतु अब यहाँ पे एडिनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स थायमिन की जगह पे यूरेसिल के साथ बेस पेयर बनाएगा। होता क्या है इन ट्रांसक्रिप्शन? ओनली अ सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड इज कॉपीड इनटू आरएनए, बिकॉज एक ही सेगमेंट डीएनए का और एक ही स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होगा आरएनए में, क्योंकि इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट a template, they would code for RNA molecule with different sequences, and the sequences of amino acids in the coded protein would be different। अगर दोनों strands को कॉपी होना हुआ तो वह टेम्पलेट की तरह काम करने लगेंगे, और इसलिए फिर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ दोनों ही कोड करेंगे और तब अलग अलग सीक्वेंस बनेगा, और अलग अलग एमिनो एसिड्स के सीक्वेंस से जो कोडेड प्रोटीन होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है? द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए विच वुड प्रिवेंट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है? रेप्लिकेशन के प्रोसेस के उल्टा, जैसे रेप्लिकेशन की प्रोसेस में जो होता है उसका उल्टा, जब किसी ऑर्गेनिज्म में टोटल डीएनए डुप्लीकेट होता है
जैसे रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए का पूरा टोटल डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का मात्र एक सेगमेंट या कह सकते हैं केवल एक ही स्ट्रैंड जो है वो आरएनए में कॉपी होता है। इसीलिए डीएनए की किस स्ट्रैंड का और किस रीजन का ट्रांसक्रिप्शन होना है, ये बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है ना, चिन्हित होनी चाहिए, डिमार्केशन इसमें होना चाहिए और वो जरूरी है, होता भी है। तो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी क्यों नहीं होती है? एक प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स की कॉपी क्यों नहीं होती है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका सामान्य सा, इसका सिंपल सा आंसर होगा कि यदि स्ट्रैंड्स दोनों जो है टेम्पलेट की तरह काम करते हैं तो डिफरेंट सीक्वेंस वाले आरएनए मॉलिक्यूल्स को कोड करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि आइडेंटिकल नहीं होता है, जिसके कारण यदि वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है वो डिफरेंट हो जाएगा और इसलिए डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो क्या करता है, दो डिफरेंट प्रोटीन्स की कोडिंग करने लग जाएगा, जिस कारण से जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफर मशीनरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है, सेकंड क्या है इसका रीजन? सेकंड रीजन ये है कि अगर आरएनए के दो मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस्ड होते हैं तो वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और जैसे डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का निर्माण हो जाएगा, है ना। तो इससे आरएनए का प्रोटीन में ट्रांसलेशन नहीं हो पाता और ट्रांसक्रिप्शन की पूरी प्रक्रिया जो है वो व्यर्थ हो जाएगी, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट क्या क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में आपको जानना है। ट्रांसक्रिप्शन का यूनिट ये आप देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के यूनिट में देखेंगे क्या क्या चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रमोटर, एक होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा भाग होता है टर्मिनेटर। पहला भाग क्या होता है, प्रमोटर, दूसरा भाग होता है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा भाग क्या होता है, तीसरे भाग को कहते हैं टर्मिनेटर। क्या कहते हैं, टर्मिनेटर। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, ये तीन रीजन्स जो हैं वो डीएनए में होते हैं। तो अगर हम प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर इन तीनों का नाम लिखेंगे, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट जो है, एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के स्ट्रक्चरल जीन को जब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में डिफाइन करने का पहले से ही रहा है, साइंटिस्ट ऐसा ही करते रहे हैं, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो है अपोजिट पोलैरिटी के होते हैं। ये आप सभी को पता है ना, किसी में 3 और किसी में 5 कार्बन जो है वो फ्री होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ एक डायरेक्शन वाला, यानी कि 5 और 3 में ही कैटेलाइज करता है। तो 3 और 5 वाला स्ट्रैंड क्या करेगा, वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड भी इसको हम कहेंगे। जैसे इसमें ये देखिए, केवल यहाँ पे कोडिंग होगी नीचे वाले में, 5 इधर और 3 इधर। यहाँ पे प्रोमोटर में 5 5th एंड होगा फ्री कार्बन और टर्मिनेटर में 3 एंड होगा आपका फ्री कार्बन। जो दूसरा वाला है वो है टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वो काम करेगा, उसमें 3 कार्बन इधर की तरफ फ्री कार्बन पे होगा और 5th फ्री कार्बन होगा, ठीक है। तो ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। जो कोडिंग स्ट्रैंड जो है वो 5 और 3 की डायरेक्शन में काम करता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो भी ऐसे ही काम करता है ना। तो इसमें क्या देखेंगे कि एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह वर्क कर रहा है और दूसरा जो है वो कैसा वर्क कर रहा है, वो कोडिंग स्ट्रैंड की तरह वर्क कर रहा है। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ देखेंगे जब 5 और 3 होती है तो सीक्वेंस आरएनए जैसा होता है। यहाँ पे थायमीन के स्थान पे यूरेसिल को छोड़ करके ट्रांसक्रिप्शन जो है वो उसी समय पे डिस्प्लेस्ड हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही डिस्प्लेस्ड हो जाता है। तो स्ट्रांगली इस स्ट्रैंड को जो किसी भी चीज को कोड नहीं करता है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करते हैं तो सारे रेफरेंस पॉइंट जो है वो कोडिंग स्ट्रैंड से ले सकते हैं, है ना।
तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है, यहाँ पे देखा गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है, सोर्स लिंक सेल्फ ड्रॉन. The two strands of the DNA in the structural gene of a transcription unit is termed as template strand और coding strand. दो strands हैं DNA के जो structural genes में होते हैं transcription unit की तरह, उसमें से एक कहलाता है template strand और दूसरा कहलाता है coding strand. The strand that has the polarity 3 और 5 वाली acts as a template and is referred as template strand. जिसमें पोलैरिटी जो है 3 और 5 वाले डायरेक्शन में होगी उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, है ना. और अदर स्ट्रैंड विल हैव द पोलैरिटी 5 और 3, और जिसमें 5 और 3 वाली पोलैरिटी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे. उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे. द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. The promoter is located towards fifth end, upstream of the structural gene, which provides binding site for RNA polymerase. और terminator कहाँ पे located होगा, towards 3 and downstream of the coding strand, which defines the end of the process of transcription. ठीक है, आगे बात करें अगर, तो जीन का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है उसके बारे में बात आपको करनी है ना. तो यहाँ कहाँ देखेंगे, जीन इज डिफाइंड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन जो है उसको अनुवांशिकी के, वंशागति के, इनहेरिटेंस मतलब वंशागति के फंक्शनल यूनिट के तौर पे, क्रियात्मक इकाई के तौर पे व्याख्या इसकी की गई है. जीन जो है उसको हम सिस्ट्रॉन की तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि सेगमेंट ऑफ डीएनए, एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, तो सिस्ट्रॉन की तरह भी इसे हम डिफाइन कर सकते हैं. द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड अ मोनोसिस्ट्रॉनिक. अगर इस संरचनात्मक जीन की बात करें एक ट्रांसक्रिप्शन वाले यूनिट में, तो ये इसको हम मोनोसिस्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं. ऐसा कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोट्स में ऐसा पाया जाता है. ठीक है, और अगर हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलें तो प्रोकैरियोट्स में और मोस्टली बैक्टीरिया में इस तरीके का पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन भी पाया जाता है. ठीक है, उसके अलावा एक्सॉन्स क्या होते हैं, आर द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंसेस दैट अपीयर इन मैच्योर ऑन प्रोसेस्ड आरएनए. इंट्रॉन्स क्या होते हैं, आर द इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस व्हिच इंटरप्ट एक्सॉन्स एंड डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए. एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स. अब ये सारा आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट के एग्जाम में खास तौर पे पूछा जा सकता है. आरएनए के बारे में देखें, टाइप्स ऑफ आरएनए क्या होते हैं. देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के 3 मुख्य प्रकार जाने जाते हैं, जो आपको शॉर्ट में ही देखने को मिलेगा हमेशा. आज हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आपकी कोर्स में कोई चीज है तो उसके बारे में एटलीस्ट जब वर्डिंग वो सामने आए तो उसके बारे में बात आपको पता होना चाहिए. mRNA को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, tRNA को हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं, और rRNA को हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं. तो ये तीनों आरएनए क्या होते हैं, ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन इन अ सेल. ये तीनों आरएनए जो है इनको जो है आवश्यक है एक प्रोटीन जो है वो सेल में सिंथेसाइज कर सके. अब जो mRNA होता है यानी कि मैसेंजर आरएनए होता है, प्रोवाइड्स द टेम्पलेट, वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है. ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड. वो अमीनो एसिड्स लाता है और जेनेटिक कोड को रीड करने का काम करता है. और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए प्लेज
स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। राइबोसोमल आरएनए जो है वो संरचनात्मक और उत्प्रेरक भूमिका अदा करता है किस प्रक्रिया के दौरान? ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के दौरान। तो ये आपका क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ आरएनए जो है वो क्या होते हैं। अब अगर हम ट्रांसफर आरएनए की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक इस प्रकार का आपको दिखाई पड़ेगा स्क्रीन में। द ट्रांसफर आरएनए ऑल्सो कॉल्ड एज सॉल्यूबल आरएनए। जो ट्रांसफर आरएनए है उसको हम सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। हैज अ रोल एज एन एडॉप्टर मॉलिक्यूल, तो उसका रोल क्या है कि एडॉप्टर मॉलिक्यूल की तरह उसका रोल है। ट्रांसफर आरएनए हैज एन एंटीकोडन लूप दैट हैज बेसेस कॉम्प्लीमेंट्री टू कोड। इट हैज एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड टू विच इट बाइंड्स टू अमीनो एसिड्स। इसका डायग्राम जो है वो आपको बच्चों बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना सीखना पड़ेगा, जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह से राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हुए हैं, कहाँ बाइंडिंग्स जो है वो एंजाइम्स के साथ हो रही हैं, कहाँ एंटीकोडन लूप लगा हुआ है, ये सब आपको देखना है। इनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, द ट्रांसफर आरएनए इज कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। इन्वर्टेड एल के आकार का आपको, तो ये डायग्राम सभी बच्चे बनाएंगे। अब ये जो आपका टी आरएनए है बच्चों, ट्रांसफर आरएनए, इसको हम एडॉप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं, है ना। तो जो कोड की मतलब कह सकते हैं कि जो कोड की हाइपोथेसिस थी या कोड की परिकल्पना के बहुत पहले ही जो वैज्ञानिक थे फ्रांसिस क्रिक, उनको ये क्लियर था कि कोड को पढ़ने और एमिनो एसिड से जुड़ने की कोई मैकेनिज्म होती है, वो ये बात को जानते थे, है ना। तो क्योंकि एमिनो एसिड्स में कोई स्ट्रक्चरल जो है विशिष्टता नहीं होती है जिससे वो किसी कोड को यूनिकली रीड कर सके, है ना। तो क्रिक ने किसकी कल्पना की? एडॉप्टर मॉलिक्यूल की कल्पना की, और एक कोड को जो रीड करता है और दूसरे स्पेसिफिक अमीनो एसिड से जुड़ता है। तो ये परिकल्पना किसने की थी? फ्रांसिस क्रिक ने की थी। उन्होंने जेनेटिक कोड से पहले ट्रांसफर आरएनए, जिसको हम सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, उसके बारे में जानकारी थी उनको। उन्होंने क्या कहा कि एडॉप्टर मॉलिक्यूल के रूप में, फ्रांसिस क्रिक को पहले से ही पता था कि ये सॉल्युबल आरएनए है या ट्रांसफर आरएनए है, लेकिन एडॉप्टर मॉलिक्यूल में इसको पहचान कब मिली? बाद में, है ना। तो ट्रांसफर आरएनए में क्या था? एक एंटीकोडन लूप होता है जो आपको स्क्रीन में नीचे दिखाई पड़ रहा है। उसमें कोड के कॉम्प्लीमेंट्रीली बेस लगे होते हैं, जो आपने देखा बेस लगे होते हैं। अब इसमें एक अमीनो एसिड एक्सेप्टेंट भी होता है जिसे अमीनो एसिड जो जुड़ता है, और इनिशिएशन के लिए एक दूसरा ट्रांसफर आरएनए होता है जो इनिशिएटर, जिसे हम क्या कहते हैं? इनिशिएटर आरएनए या इनिशिएटर ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं। स्क्रीन में देखें किस तरह से ये डायग्राम में आपको शो किया गया है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रोकैरियोट्स में कैसे होती है? ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। पहला स्टेप होता है बच्चों इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन। दूसरा स्टेप है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रोमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर के साथ बाउंड बना हो जाता है और उसके बाद इनिशिएट करता है किस चीज को? ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को। अब इनिशिएशन फैक्टर और सिग्मा फैक्टर जो है रिकॉग्नाइजेस द प्रोमोटर ऑफ द डीएनए, वो डीएनए के प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? उसमें इलॉन्गेशन की प्रक्रिया होती है। डीएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूअस इलॉन्गेशन। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो न्यूक्लियोसाइड अपना ट्राइफोस फॉस्फेट और सबस्ट्रेट, है ना, ये पॉलीमराइज करते हैं ना टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है बेसिकली है क्या?
अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन है बच्चों, इसके बाद आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है ना। ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके बाद आपको ट्रांसलेशन पढ़ना है। तो ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम। छोटा जो स्ट्रेच है आरएनए का वो बाउंड हो जाता है एंजाइम के साथ अटैच होने के लिए। उसके बाद आपकी टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। ओनली द पॉलीमरेज इज रीचेज द टर्मिनेटर रीजन, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद द टर्मिनेशन फैक्टर टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन। अब इसमें अगर देखें तो आरएनए फॉल्स ऑफ विद द आरएनए पॉलीमरेज व्हिच रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये दोनों कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया एज द मैसेंजर आरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम active, and also transcription and translation takes place in the same compartment। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों ही आपका एक साथ बैक्टीरिया के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैसेंजर आरएनए जो है उसको किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो यहां तक बच्चों आपने देखा कि किस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हुई, किस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, एक ट्रांसफर अडॉप्टर मॉलिक्यूल जो है उसको आपको सीखना है। एडॉप्टर मॉलिक्यूल को देखेंगे हम चित्र बना के कि एडॉप्टर मॉलिक्यूल का डायग्राम कैसे है। मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपके वो बेस पेयर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब इसमें ये क्या है, tRNA। और इधर देखेंगे इसमें कैसे है आपका ये क्या है, tRNA, the adopter molecule, the
एडाप्टर मॉलिक्यूल, है ना। तो ये आपका ट्रांसफर आरएनए हो गया, एडाप्टर मॉलिक्यूल का डायग्राम। अब यहाँ पे ये है एंटीकोडन और ये है कोडन, है ना। तो ट्रांसक्रिप्शन कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं बच्चों? ट्रांसक्रिप्शन जो आपको समझ में आया, कौन सी प्रक्रिया को कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं कि किसी भी, ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं किसी भी आपको टाइप्स ऑफ आरएनए पता चल गया, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन पता चल गया आपको। बैक्टीरिया में जैसे 3 तरीके के आरएनए पाए जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, है ना। तीनों आरएनए सेल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी होते हैं, है ना। किस तरह से आरएनए सेल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जरूरी हैं और किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का क्या हो जाता है? समापन, टर्मिनेशन हो जाता है। कैसे आरएनए का छोटा सा स्ट्रेच ही एंजाइम से जुड़ता है, ये सारा आपने देखा। टर्मिनेशन फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, है ना। किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए, टर्मिनेशन के लिए अस्थायी रूप से इनिशिएशन फैक्टर और टर्मिनेटर फैक्टर से जुड़ जाता है, ये आपने जाना। आपको आगे क्या पढ़ना है बच्चों? एक तो स्पेशली आपको लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है। अब जो आपका बाकी बचा है, एक तो थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ना है ना। आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और लैक ओपेरॉन, ये दोनों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? एक तो आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है और आपको लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन भी क्या बाकी है? आपका लैक ओपेरॉन के बारे में पढ़ना है, आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में आपको पढ़ना है ना। आपका ज्यादा कुछ नहीं है, मतलब अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है इस चैप्टर का। लैक ओपेरॉन थोड़ा सा ये आपका इम्पोर्टेंट है। लैक ओपेरॉन जो है ये आपका PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो ये आपका इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आ गया, या हम मोस्ट इम्पोर्टेंट भी इसको कह सकते हैं, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो मतलब ऐसे आपसे टिप्पणी शॉर्ट नोट्स के रूप में पूछा गया है, पर इसका कोई बड़ा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, ठीक है। आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में भी केवल शॉर्ट नोट में ही पूछा जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कोई बहुत बड़ा चैप्टर आपसे, मतलब बहुत बड़ा क्वेश्चन आपसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का नहीं पूछा जाएगा। 3 चीजें आपकी बची हुई हैं। इन 3 चीज, एक तो आपका क्या बचा हुआ है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इन तीनों में से ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको करा दूंगी। और आपको कोई कंफ्यूजन होने पर आप क्या करेंगे? चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो लैक ओपेरॉन के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपका ट्रांसक्रिप्शन तक टाइप्स ऑफ आरएनए आपका कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। अगले सेशन में हम लैक ओपेरॉन के बारे में जान लेंगे और थोड़ा सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में जान लेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।